हेलो क्लास 10th एंड स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम फिर से लेकर आए हैं टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉप 5। इससे पहले भी मैंने आपको कराए थे। और अगर आप लोगों को पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और हम आपको उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो अभी अक्टूबर सेशन में आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने चैप्टर्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप चैप्टर्स की वीडियो नहीं देख रहे हैं तो जाकर वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको जितनी भी क्लियरिटी नहीं है क्वेश्चन चैप्टर में, ठीक है, वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, सेंट जर्मे की संधि का क्या परिणाम हुआ। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि सेंट जर्मे क्या थी। तो देखो, सेंट जर्मे की संधि जो थी ना, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में देखने को मिलती है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास देखने को मिलती है। सेंट जर्मे की संधि के अनुसार हंगरी साम्राज्य के दो अलग अलग भाग, एक ऑस्ट्रिया और हंगरी, इन दोनों में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले क्या था, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर बोला जाता था इसको। मगर जब सेंट जर्मे की संधि हुई थी ना, तो उसके तहत आपका ऑस्ट्रिया अलग हो गया और हंगरी अलग हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन एक नंबर में पूछ ले कि बताइए सेंट जर्मे की संधि का क्या परिणाम हुआ, या सेंट जर्मे की संधि क्यों हुई थी, या सेंट जर्मे की संधि क्या है। ठीक है, तो तीनों में आप सेम ही आंसर लिखेंगे कि भैया इसमें दो अलग अलग भागों में ऑस्ट्रिया और हंगरी को विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने कि 14 सूत्री कार्यक्रम क्यों लाया गया। ठीक है, तो 14 सूत्री कार्यक्रम जो लाया गया ना, वो अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा लाया गया था। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो था ना, वो साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। आप दोनों पे बात करते हैं। देखो, अमेरिका जो है उसके अंदर कैपिटलिज्म देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं पूंजीवाद, जहाँ पे हम पूंजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसके कारण अमेरिका की विचारधारा ये बन चुकी थी। और अमेरिका नहीं चाहता था किसी और की विचारधारा ज़्यादा हावी हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने साम्यवादी विचारधारा जो इनके अपोजिट में थी, अपोजिट में जो थी ना, वो कल्याण के लिए थी, समाज के लिए थी। ठीक है, उस विचारधारा को रोकने के लिए उन्होंने 14 सूत्री कार्यक्रम लागू किए। और इसमें यूरोप की काफ़ी कंट्री ऐसी थी जिनका उन्होंने सहयोग किया और बदले में उन्होंने इनकी विचारधारा को अपनाया। ठीक है, या फिर क्वेश्चन देखो ऐसे भी आ सकता है कि भाई 14 सूत्री कार्यक्रम जो थे वो किस राष्ट्रपति द्वारा लाया गया था, तो आप लिख देना वुडरो विल्सन द्वारा। किसके द्वारा? वुडरो विल्सन द्वारा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आ सकता है, पूछेगा कि भैया एक बात बताओ, कि इसमें यानी कि जो वुडरो विल्सन द्वारा लाया गया था, ठीक है, 14 सूत्री कार्यक्रम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप लिख लेना कि साम्यवादी के प्रसार को रोकना। ठीक है, साम्यवादी प्रसार को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। और थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने, न्यू डील को परिभाषित कीजिए। न्यू डील क्या है? देखिए, न्यू डील वास्तव में आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यक्रम था जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, इस डील के अंतर्गत नए प्रस्ताव लाए गए थे। इसके अंदर हम देखते हैं कि रोजगार के अवसर की बात की गई थी, जिसमें बहुत अधिक रोजगार देखने को मिलता है हमें, और किसानों के हित की बात की गई थी। ठीक है, तो न्यू डील की जब बात करेंगे तो राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति की बात की जाएगी। और अमेरिका के राष्ट्रपति के आपको नाम भी याद रखना, ऊपर वाले में वुडरो विल्सन था और नीचे वाले में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट है। ठीक है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ठीक है, और इन्होंने ना आर्थिक विस्तार के लिए, यानी कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये स्टेप उठाया था। क्लियर, समझ में आ गया। यानी किसानों के हित की बात की गई थी, और दूसरा हमारे जो आम नौजवान लोग है ना, तो उनको भी क्या मिलना चाहिए, उनको भी रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं होनी चाहिए। ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ये था थर्ड क्वेश्चन। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने, जापान का सैन्य शक्ति के रूप में कैसे उदय हुआ। देखिए, हम सब जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था ना, वो जापान और अमेरिका का ही वर्ल्ड वॉर हुआ था एक तरह से। देखो, जर्मनी तो पहले से ही हार चुका था और जर्मनी की हार भी निश्चित थी, मगर ऐसे में जापान ने जो अमेरिका के ऊपर पर्ल हार्बर पर हमला किया ना, ये बहुत बड़ा निर्णायक रूप ले लिया, क्योंकि इसने अमेरिका को डायरेक्ट उस युद्ध में उतार दिया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ऐसी क्या शक्ति थी अमेरिका के, मतलब जापान के पीछे, जो अमेरिका से वो टकराने के लिए तैयार हो गया
दिया, तो उसी के बारे में बात करता है। तो पहला है, जापान ने फारसी शक्तियों का साथ दिया, रोम टोक्यो दिया, ठीक है, और बर्लिन धुरी पर हस्ताक्षर, तीनों शक्तियां परस्पर सहायता, तो इसके लिए वचनबद्ध हो गए। देखिए कुल मिला के इसका जो कहने का मतलब है इस लाइन में हम देखते हैं कि जो टोक्यो था, जापान जो था, जापान पहले से ही अमेरिका से लड़ा हुआ था, यानी गुस्से में था। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप पृथ्वी को गोल बनाएं, ठीक है, अगर आप अपना जो मैप आपके घर के अंदर हो ना, तो मैप को अगर आप गोल करेंगे ना, राउंड करेंगे, तो आप देखेंगे कि जापान और अमेरिका में कोई दूरी नहीं है। और जापान के कई द्वीपों पर कई बार हमें अमेरिका का भी हमला रहता था, वो आक्रमण कर देते थे और वो उसको अपने कब्जे पे कर लिया करते थे। वैसे ही जापान भी उनके पर्ल हार्बर को अपने में करना चाहता था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जापान और अमेरिका के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा था। और तनाव का जो परिणाम हुआ, वो परिणाम कुछ इस तरीके से हुआ कि इन्होंने अपनी शक्ति को इतना बढ़ा दिया कि प्रशांत से लेकर एशिया क्षेत्र तक उन्होंने अपने विस्तार को स्वतंत्र छोड़ दिया कि अब हम किसी भी देश पे, किसी भी टापू पे कभी भी कब्जा कर सकते। तो जापानी लोग बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके थे। क्या हो चुके थे? मजबूत हो चुके। तो इसी मजबूती के कारण कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जापानी लोग जो थे ना, वो अपने देश के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और इसका फ़ायदा ये मिला कि उन्होंने डायरेक्ट अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और जापान का सैन्य शक्ति के रूप में इसलिए उभरा। और दूसरी बात यह है कि उनको एक प्रॉपर ट्रिपल अलायंस मिल चुका था, जो कि इटली और जर्मनी का पूरी तरह से साथ मिला। और इसके कारण भी जापान ने कहीं ना कहीं युद्ध में अपने आप को पार्टिसिपेट कराया, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए साम्राज्यवाद क्या है, मैंने इसके बारे में पहले भी बात कर रखी हुई है, ठीक है। देखिए एक प्रॉपर दौर आया समाजवाद का, ठीक है, साम्राज्यवाद का एक प्रॉपर दौर आया। दौर कैसे? देखिए पहले स्टार्टिंग में क्या होने लगा था, मैंने बताया था कि पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण के बाद औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति के बाद नई नई फैक्ट्रियों का उद्भव होना शुरू हो गया। और इस उद्भव और इस खुलने के कारण जो नई फैक्ट्रीज खुलने लगी, उद्भव होने लगा, इनका कहीं ना कहीं प्रभाव ये हुआ कि वहाँ की जो कंट्रीज़ थी ना, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ थी, अमेरिकन कंट्रीज़ थी, ठीक है, इनके अंदर क्या हो गया, इनके अंदर एक मतलब लालच जाग गया। और लालच किस तरह का था कि गरीब कंट्री को अपने अंडर में लाया जाए, उनका आर्थिक शोषण किया जाए, राजनीतिक शोषण किया जाए, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, साम्राज्यवाद की नींव डाली। अब समझ में आ गया, साम्राज्यवाद मतलब होता है कि अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाना, ठीक है, अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाना साम्राज्यवाद कहलाता है। चलिए इसकी डेफिनेशन जानते हैं। इसकी डेफिनेशन है, साम्राज्यवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें शक्तिशाली और विकसित देश कमज़ोर तथा विकासशील देशों को अपने अधीन कर लेते हैं, जिससे पराधीन देश अपनी स्वतंत्रता खो देता है। साम्राज्यवाद के अंतर्गत शासन जनता के हित की बात करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि साम्राज्यवाद में मैंने आपको बता दिया कि ऐसे में क्या होता है कि वो शक्तिशाली देश जो है ना, वो विकासशील देश जो अभी विकसित नहीं हुए, अल्प विकसित देश हैं, उन पर पूरी तरह से क्या कर रहा है, कब्जा कर रहा है। और कब्जा भी क्यों कर रहा है? ताकि उनके संसाधनों का वो यूज़ कर सकें, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आज का आपका टॉप 5 क्वेश्चन, जिसमें लास्ट था साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं। PDF चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। कोई क्वायरी हो, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो जो भी क्वेश्चन मैं टॉप 5 करा रहा हूँ ना, ये गारंटी है पेपर में पूछे गए हैं, इसीलिए करा रहा हूँ, वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस तरीके के क्वेश्चंस को कराऊँ, ठीक है। तो अगर आप लोग अगर सीरियस है ना अपनी पढ़ाई को लेकर, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो भी क्वायरी हो, कोई भी कमेंट करना है वो पूछ सकते हैं। चलते मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और हाँ, धन्यवाद।